दलसिंगार इंटर कॉलेज रतनपुरवा मंसूरगंज महाराजगंज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं अनिल वर्मा, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को कैसे हम रिमूव टू करके किस तरह से वाक्य सिंपल सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तन करते हैं, इसके बारे में हमने कल बताया था। चलिए आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का पार्ट 2 पढ़ते हैं। पार्ट 2 के सेंटेंस में देखते हैं कि कुछ इसमें ऐसे कंसेप्ट हैं, कुछ ऐसे इसमें रूल्स हैं जो अपने दूसरे भाव में परिवर्तन होते हैं। चलिए उसको हम लोग देखते हैं। जैसा कि इसके पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में जो हम लोग पार्ट 2 आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि चूंकि जो रिमूव टू जो हम लोग करते हैं उसमें अनेकों कंसेप्ट हैं, अनेकों तरह से इनको हम परिवर्तन करते हैं कॉम्प्लेक्स में। अर्थात कहने का मतलब ये कि इसका जो प्रारूप होता है सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में एडवर्ब टू और उसके बाद में एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद में फिर टू, फिर कोई न कोई वर्ब लिखा रहता है। इस तरह से हमारे वाक्य होते हैं। हमने कल इनका परिवर्तन भी किया था, अर्थात इसके पहले वाले वीडियो में इसके पहले आप लोगों ने देखा था कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब टू एडजेक्टिव प्लस ये इंफिनिटिव प्लस वर्ब आए तो इनको हम किस तरह से परिवर्तन करते हैं, इसके बारे में हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में ही देख चुके हैं। तो देखते हैं कि जब इनको हम रिमूव टू करते हैं, अर्थात इस एडवर्ब को जब हम हटाते हैं तो इनकी जगह पे हम इनको हटा करके टू को हटाते हैं तो बेरी सो अथवा बेरी में परिवर्तन करते हैं। अगला परिवर्तन है कि इंफिनिटिव, अर्थात जो सिंगल टू होता है, टीओ जो होता है जिसको हम इंफिनिटिव बोलते हैं, इंफिनिटिव हम तभी बोलते हैं जब वर्ब के बाद कोई टू आए तो वो इंफिनिटिव होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये हमेशा इंफिनिटिव ही हो, ये कभी कभी प्रीपोजिशन का भी काम करता है, अर्थात ये प्रीपोजिशन का भी काम करता है और कभी कभी ये इंफिनिटिव का भी काम करता है। अब इंफिनिटिव कब होता, कब प्रीपोजिशन होता है, दोनों में डिफरेंस होते हैं। जब टू के बाद कोई न कोई नाउन आया हो, टू के पश्चात जब कोई नाउन आया हो तो ये टू हमारा प्रीपोजिशन का काम करना शुरू कर देता है। और जब टू के पश्चात जब कोई वर्ब आता है तो ये हमारा जब टू के बाद जब कोई वर्ब आता है तो इंफिनिटिव का काम करता है, और जब टू के बाद जब कोई नाउन आता है तो ये हमारा प्रीपोजिशन का कार्य करता है। ये दोनों में अंतर है। लेकिन जब इसको हम परिवर्तन करते हैं, जब इसको हम रिमूव टू करके हम हटा करके जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तन करते हैं तो कल आपने वाक्य को एग्जाम्पल के माध्यम से आपने इसको देखा भी था। जैसे अब दूसरी चीज, यहाँ पे टू को हमने हटा करके सो लिख लिया, या तो बेरी में परिवर्तन करते हैं। जो यहाँ पर इंफिनिटिव अगर है, प्रीपोजिशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अगर इंफिनिटिव है तो उस इंफिनिटिव को हटाते हैं, दैट लिखते हैं, और दैट के बाद कोई न कोई सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद में कैन आप
प्रॉपरली कुड लिखते हैं और कुड के बाद में नॉट लिखते हैं, नॉट के बाद में मेन वर्ब लिख लेते हैं। इसी तरह से हम वाक्य को रिमूव कर देते हैं, अर्थात सेंटेंस को इसी तरह से हम कॉम्प्लेक्स में परिवर्तन कर देते हैं। अब बात आती है, लाइए इसका एनालिसिस करते हैं कि कैसे हम कहां से सब्जेक्ट पाए, कहां से कैन पाए या कुड पाए, क्यों हम नॉट लिखे, जरा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अर्थात जब किसी भी सेंटेंस का नेचर अगर ऐसा ही हो, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक वाक्य लिख लूं कि जैसे हमने लिखा सीता इज टू टायर टू वॉक फुल स्टॉप। हमने देखा कि सीता इज टू टायर टू वॉक, इट इज माई सेंटेंस, and when we convert into complex sentence we find here in the sentence to has come, or to we can say adverb to. When we remove to then we write so or very। अर्थात ये मेरा वाक्य है, इस वाक्य को जब हम बनाएंगे सिंपली तौर से तो टू को हटा करके हम यहाँ पे सो लिख लेते हैं। हमने लिखा सीता इज, टू को हटा करके हमने सो लिख लिया, टायर को हम यहाँ पे वही लिख लेंगे, ठीक है। सीता इज सो टायर, अर्थात तो इतना थकी हुई है। अब टू को हटाएंगे, अर्थात वही मैंने लिखा कि टू के बाद में क्या है, वर्ब है कि नाउन है, ये मुझे देखना है। अगर वर्ब है तो ये इंफिनिटिव है, इनको हटा करके हम दैट लिख लेंगे। दैट के बाद में कोई सब्जेक्ट लिखेंगे तो अक्सर करके ये देखते हैं कि वाक्य में जो कुछ भी कहा जा रहा है उसका किसके बारे में कहा जा रहा है। हमने देखा सीता इज टू टायर टू वीक टू वॉक, सीता चलने में बहुत थकी हुई है। सीता इज टू टायर मैंने बहुत थकी है, टू वॉक मैंने चलने के लिए, सीता चलने के लिए बहुत थकी हुई है, ठीक। तो सीता के बारे में टोटल वाक्य कहा जा रहा है। तो टू को हटाया तो हमने यहाँ पे दैट लगा लिया, और दैट के बाद में कोई प्रोनाउन को भी सब्जेक्टिव केस में, तो हमने देखा कि दैट है तो अपने पास से सीता का सब्जेक्टिव केस सी जो होता है उसको हम लिख लेंगे। चूंकि सीता के बारे में वाक्य में कहा जा रहा है, इसलिए जो सीता है, सीता का सब्जेक्टिव केस में जो होगा प्रोनाउन हम लिख लेंगे सी। उसके बाद में ये देखेंगे कि ये टेंस हमारा किस में है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। अगर ये प्रेजेंट में होगा, वाक्य अगर प्रेजेंट में होगा, अर्थात इज, एम, आर अगर आया होगा तो उसको हम कैन में परिवर्तन करते हैं। अगर ये पास्ट में होगा, अर्थात वाज और वेयर आया होगा, वाज या वेयर आया होगा तो उसको हम कुड में परिवर्तन करते हैं। हमने देखा इज आया तो सी के साथ में साइक्लिया हम कैन लगा लेंगे। अगला नियम कहता है कि अगर वाक्य हमारा ऊपर का वाक्य अगर हमारा निगेटिव में है तो ये अफर्मेटिव में बनेगा, अगर ये अफर्मेटिव में है तो ये निगेटिव में बनेगा। तो हमने देखा ये वाक्य, इस वाक्य में नॉट कहीं नहीं आया, इसलिए वाक्य हमारा अफर्मेटिव में है, इसलिए दूसरा जो वाक्य बनेगा वो निगेटिव में बनेगा। दूसरा चीज कैन नॉट मुख्य क्रिया हम लिख लेंगे। इस तरह से ये हमारा वाक्य बनता है। ये तो इसमें मैं डिस्क्रिप्शन कल ही कर चुका था, ठीक। अब अगले हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला नियम ये है कि जब किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के साथ अर्थात टू के बाद में जब कोई नाउन आया हो तो उनको हम किस तरह से कॉम्प्लेक्स में परिवर्तन करते हैं। चलिए एक वाक्य हम ऐसा भी देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर हम लेते हैं कि एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, हिज sorrow was too deep for tears फुल स्टॉप। ये मेरा वाक्य है। इस सेंटेंस को जब हम
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तन करेंगे तो देखेंगे कि इसका नेचर क्या है। रिमूव टू के थ्रू इस वाक्य को हमें परिवर्तन करना है। तो हमने देखा हिज सारो वाज टू डीप। अब यहां पर ये पास्ट टेंस का वाक्य है। और दूसरा चीज हिज सारो ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, अर्थात निर्जीव वस्तु है, वहां पे कोई सब्जेक्ट इसमें नहीं है, ठीक है। तो हमने देखा कि हिज सारो वाज टू डीप, उसका कष्ट इतना गहरा था, फॉर टीयर्स माने आंसुओं के लिए, ये इसका मतलब है। अब हम देखेंगे कि डीप के पश्चात में यहां पे एक शब्द आया फॉर टीयर्स। यहां पे हमने देखा कि इसके पहले यहां पे टू होता था, टू के पहले अर्थात टीयर्स जो नाउन है। और हमने देखा कि नाउन के पहले अब यहां पर फॉर आ गया, कहीं कहीं टू भी दे देते हैं, उससे हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो करेंगे क्या, वही नियम उसी सिस्टम पर हम आएंगे। खाली हमको दिक्कत ये है कि ये जो आया ये वर्ब ना होकर के ये हमारा नाउन है। और जब नाउन आता है तो इस नाउन के भाव के लिए हम उसका यूज करते हैं, अर्थात जो शब्द नाउन के रूप में आया है उसका क्या सेंस है, क्या मतलब है, उसके अनुसार उसका हम परिवर्तन कर देते हैं। आपको पता है कि जो टीयर्स होता है, जो आंसू होता है, वो नाम है किसी चीज, किसी वस्तु का नाम है आंसू। तो वो आंसू जो होगा किस लिए होता है, दुख को प्रकट करने के लिए होता है। भाई आंसू तभी गिरते हैं ना जब दुख को प्रकट करना होता है, ठीक। तो हम उसके भाव के अनुसार परिवर्तन करेंगे, लिखेंगे हिज सारो वाज टू को सो में परिवर्तन करेंगे। टू ये डिप हमारा एडजेक्टिव हो गया, सो डिप। अब हम फार को हटाएंगे, वही नियम, फार को हटा करके हम दैट लिखेंगे। दैट लिखने के तत्पश्चात हम कोई न कोई सब्जेक्ट लिखते हैं। ये आपको पहले से भी पता है कि दैट लिखने के बाद में हम कोई न कोई सब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे समस्या ये है कि अब यहाँ पे प्रॉब्लम मेरा ये बन गया कि अब ये किसके लिए आया है। अब यहाँ पे फॉर टीयर्स दैट हिज सारो, उसका दुख ये इतना गहरा है, फॉर टीयर्स माने आंसुओं के लिए। अब देखा जाए दैट के बाद में अब यहाँ पे हम क्या लिखें सब्जेक्ट में, ये डिपेंड करता है इनके ऊपर। हिज सारो उसका दुख, उसका का मतलब ये कोई थर्ड पर्सन होगा, ठीक है। तो जब हिज आया है तो हिज को हम बल्कि उसको सब्जेक्टिव केस में ही हम बना लेंगे। हिज को जब ये मेरा सब्जेक्टिव केस में बनेगा हिज, तो वो हमारा बन जाएगा सब्जेक्टिव केस ही, अर्थात ये हमारा बन जाएगा ही। दूसरी चीज ही, और हमने देखा कि ये पास्ट टेंस में है। आपसे मैं पहले बताया कि इज, एम, आर अगर वाक्य में आता है, प्रेजेंट टेंस में होता है तो उसको हम कैन में, अगर वाज और वेयर होता है तो उसको हम परिवर्तन करते हैं कुड में। ऐसा आप लोग पहले से भी जानते हो। हमने देखा वाज है इसलिए यहाँ पे हमने कुड लगा दिया, ये वाक्य हमारा सिंपल है, अर्थात निगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव है, तो दूसरा वाक्य निगेटिव बनेगा। हमने इतना लिख लिया। अब यहां पे हम आए, नाउन है। अभी मैंने बताया कि व्यक्त करना, अर्थात आंसू जो होता है ये नाउन है और ये दुख को व्यक्त करता है। तो लिख लेंगे ना, दुख को व्यक्त करना। ही कुड नॉट एक्सप्रेस हिज टीयर, ही कुड नॉट एक्सप्रेस इन टीयर्स, ऐसे कर लेंगे। कुड नॉट एक्सप्रेस माने नहीं व्यक्त कर सकता, इन टीयर्स। कुड नॉट एक्सप्रेस इन टीयर्स, फुल स्टॉप कर दिया। इस तरह से ये वाक्य बनेगा। अथवा
यह एक तरीका से और भी बन सकता है। वो दूसरा तरीका ये है कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसी तरह से इसको हम इस तरह से जब बना लेंगे, कोई जैसे हम इसको ऐसे भी चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, अथवा लिखेंगे हिज सारो वाज टू को सो में सो डीपर दैट, हम फार पटाएंगे दैट लगा लिए। अब उसके बाद में सब्जेक्ट हम सारो को मान लेते हैं, तो सारो इन नॉन लिविंग। ओके, तो नॉन लिविंग मींस जो सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता, इसलिए सब्जेक्ट के रूप में हम यहाँ पे इट लगा लेंगे। इट आया सारो के लिए, इट कैन बी, इट कैन। दूसरी चीज, यह वाक्य हमारा अफर्मेटिव है तो निगेटिव में बनेगा, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन सारो, एक्सप्रेस्ड इन टीयर्स। इस तरह से वाक्य बना। अब हमने देखा इट जो आया वो सारो के लिए आया। ओके, चूंकि सारो इन नॉन लिविंग अर्थात निर्जीव है, जो सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता, तो इट आया। अब दूसरी चीज यहाँ पे वाज है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कुड होगा, कुड हमने लिख लिया। इट कुड नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टीयर्स, अर्थात उसका दुख इतना गहरा था कि इसे आंसुओं से व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस तरह से दोनों तरह से हमारे वाक्य बनेंगे। ठीक, कहीं दिक्कत हो तो फिर मुझसे बताइएगा आप लोग। इसी तरह से एक वाक्य मैं और बना लेता हूं। वाक्य मेरा यह है कि माई हार्ट वॉज टू फुल फॉर वर्ड्स। एक मिनट, माई, अगला वाक्य है माई हार्ट वॉज टू फुल माई हार्ट वर्ड्स। ये दूसरा वाक्य है मेरा। इस वाक्य को देखते हैं, सेम कंडीशन है इसमें भी। फार के साथ में जो वर्ड्स आया, वर्ड्स का मतलब शब्द होता है, अर्थात जो प्लूरल में है वो भी हमारा सब वर्ब न होकर के बल्कि नाउन में है। ठीक, तो जो वर्ड होता, वर्ड माने शब्द, वी स्पीक आउट ऑफ माई माउथ, जिसको हम अपने मुंह से निकालते हैं। ठीक, तो यह होगा माई हार्ट वाज टू को सो में सो फुल। ठीक, अब फार को हटाएंगे तो दैट लिखेंगे, दैट। अब हम कोई सब्जेक्ट लिखेंगे, माई हार्ट वाज। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरह से, जैसे हमने देखा कि टीयर्स था, अब यहाँ पे था हिज सारो, उसका दुख। सारो इन नॉन लिविंग एज लाइक हार्ट इन नॉन लिविंग। ठीक है, तो एक बार मैं हिज को मान करके सब्जेक्ट ही लगा लिया था, तो और दूसरे के वाक्य में जो अथवा करके जो दूसरा सेंटेंस हमने इसका बनाया, इसमें हमने क्या किया कि एक बार हिज मानकर को ही लगा लिया था, दूसरे के बारे में अथवा करके हम सारों को मान करके इट बना करके वाक्य को बना लिए थे। ठीक, ये भी हमारा दो प्रकार से बनेगा। देखेंगे कि माई हार्ट वाज सो फुल दैट। अब फार को हटाएंगे तो एक बार अगर हार्ट के लिए माने तो लिखेंगे इट, ये पास्ट में है तो सहायक क्रिया हो जाएगा कुड, निगेटिव है नॉट, पैसिव के रूप में बना देंगे इट कुड नॉट बी। अब स्पीक आउट अर्थात स्पीक आउट इन वर्ड्स, स्पीक आउट इन वर्ड्स, फुल स्टॉप कर देंगे। अर्थात माई हार्ट वाज सो फुल, मेरा हृदय इतना भरा हुआ था कि इट कुड नॉट बी स्पीक आउट, अर्थात नहीं बोला जा सकता था। इन वर्ड्स माने शब्दों में, मेरा हृदय इतना भरा हुआ था कि इसे शब्दों में व्यक्त या शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता था, शब्दों में बोला नहीं जा सकता था। अथवा हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा करके कि देख लीजिए, अथवा है यहाँ पे माई हार्ट वाज सो फुल
दैट। अब माई जिस तरह से हमने हीच को यहाँ पे हमने ही बना लिया था, उसी तरह से माई को हम आई में परिवर्तन करेंगे। आई चूंकि पास्ट में है, कुड नॉट एक्सप्रेस आउट, आई कुड नॉट स्पीक आउट इन वर्ड्स फुल स्टॉप। हम इस तरह से भी वाक्य को बना लेंगे, अर्थात ये दोनों सेंटेंस हमारा सही होगा। ठीक, तो ये मेरा ये अगले रूल पे मेरा डिपेंड था। कुछ नहीं करना, जब हमारा सब्जेक्ट नॉन सेंस अर्थात नॉन लिविंग होगा तो उसको और लास्ट में ठार करके नाउन आया हो तो ऐसे पोजीशन पर हम दैट लगाने के बाद या तो हम सारों के अनुसार यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे हैं या तो हिज के अनुसार सब्जेक्ट लिखे हैं और इस तरह से हम परिवर्तन कर देते हैं। ठीक, दूसरे वाक्य में दूसरा वाक्य मेरा ये था, दूसरा एग्जाम्पल, और इसको हम चाहे इस तरह से बनाए चाहे नीचे वाले तरह से बनाए, हम दोनों तरह से इसे हम बना सकते हैं। ठीक, अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अगर लिखना चाहें आप लोग तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसका आप लोग नोट बना लीजिएगा। कहीं दिक्कत होती है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक, अगले वाक्य पे हम चलते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला रूल मेरा क्या कहता है कि इसके पहले हमने बताया था कि जब किसी सेंटेंस में केवल एडवर्ब टू ही आए और एडजेक्टिव आए तो ओवर एक्सट्रीमली या एक्सट्रीमली बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में परिवर्तन कर लेते हैं। हमने लिखा था कि कोई भी वाक्य हो, अगर कोई भी वाक्य हो जैसे द मीटिंग विद प्रॉपर लिमिट, अर्थात कहने का यही तो मैं बात कर रहा था कि ऐसे सेंटेंसों पर जब केवल टू एडवर्ब टू आने की बाद में जब एडजेक्टिव से संबंधित या एडवर्ब ही आता है तो इस तरह का अगर वाक्य का नेचर हो, अर्थात इसके बाद में कोई भी इंफिनिटिव और वर्ब या नाउन न आया हो तो टू को हटा करके ओवर लिख लेते हैं। सिंपल सा फंडामेंटल होता है, मीटिंग वाज, टू को ओवर नॉइजी लिख करके फुल स्टॉप कर देते हैं। इस तरह से वाक्य मेरा बन जाता है। या द मीटिंग वाज, टू को हटा करके स्टेमली में परिवर्तन कर देते हैं और उसको लिख लेते हैं जो कहते हो, यह हमारा वाक्य बन जाता है। अथवा एक तरह से और बनता है कि द मीटिंग वाज, अब टू को हम अभी हटाए रहेंगे, नॉइजी लिखने के पश्चात में एक हम फ्रेज लिखेंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, अर्थात ये जो फ्रेज मेरा होगा बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इस तरह से हम इन तीन प्रकार के वाक्यों, तीन प्रकार से हम ऐसे सेंटेंसों को बना सकते हैं। ओवर में टू को हटाएंगे, ओवर में परिवर्तन करेंगे और टू को हटा करके हम स्ट्रीमली में परिवर्तन कर देते हैं, अथवा टू को हटा करके हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में परिवर्तन कर देते हैं। चलिए हम लोग अगले, इट इज टू डार्क, इट इज टू डार्क टू वॉक ऑन द रोड, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस है। हमने देखा कि इस वाक्य में जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है वो इट है और नॉन लिविंग थिंग्स है ये। तो इट इज टू डार्क मतलब अंधेरा है, अर्थात इट इज टू डार्क अर्थात इतना अंधेरा है, टू वॉक माने चलने के लिए, ऑन द रोड माने सड़क पर चलने के लिए बहुत अंधेरा है, इसके कहने का सेंस ये होगा। तो अब हम इसको जब कॉम्प्लेक्स में जब परिवर्तन करेंगे तो इट इज टू को सो में लिखेंगे और इट इज सो डार्क। अब इन्वर्टेड, अब यहाँ पे हमने देखा टू इंफिनिटिव है क्योंकि यहाँ पे वर्ब है, तो इसको हटा करके, टू को हटा करके हम दैट लिखते हैं। दैट के बाद कोई कोई सब्जेक्ट होता है तो अक्सर करके सब्जेक्ट यहीं से आता था,
लेकिन इस वाक्य में ये सब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि इट इज नॉन लिविंग सब्जेक्ट। ओके, तो हम यहां पर अब समस्या यह आती है कि सब्जेक्ट क्या लिखा है, इतना अंधेरा है अर्थात सड़क पर चलने के लिए बहुत अंधेरा है। इसका मतलब यह हुआ अंधेरा तो सबके लिए है ना, तो इसलिए हम अपने पास से एक सब्जेक्ट वन लिख लेंगे। दैट वन चूंकि सबके लिए आएगा। अब ये सहायक क्रिया हमारा इज है, तो वन कैन, यह वाक्य हमारा अफर्मेटिव में है तो निगेटिव बनेगा। कैन नॉट वॉक ऑन द रोड, इस तरह से ये हमारा सेंटेंस बनेगा। कुछ नहीं किया हमने। अगर ये सब्जेक्ट लिविंग रहा होता तो उसके जगह पे दैट के बाद में कोई सब्जेक्ट लिख लेते, लेकिन वो नॉन लिविंग सब्जेक्ट है। इस तरह से हम लिखेंगे इट इज टू डार्क, इतना अंधेरा है, टू वॉक माने चलने के लिए, ऑन द रोड माने सड़क पर। तो करेंगे क्या, इस टू को हटा करके वन सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, क्योंकि किसी के लिए नहीं मतलब सबके लिए अंधेरा है। इसका मतलब यहाँ पे वन का मतलब कोई भी कैन नॉट वॉक माने नहीं चल सकता, ऑन द रोड माने सड़क पर, अर्थात सड़क पर कोई नहीं चल सकता। इस तरह से इनका हम परिवर्तन करते हैं। और इसी रूप में एक नियम है मेरा कि अगर किसी वाक्य में अर्थात एडजेक्टिव के रूप में प्राउड, लाइक, लेजी, क्रूअल आ जाए, प्राउड, लाइक, क्रूअल, क्रूअल मतलब ये कि अगर किसी भी सेंटेंस में और एडजेक्टिव के रूप में अगर प्राउड, लाइक, क्रूअल और लेजी, एक शब्द और होता है मुझे याद आ रहा है, लेजी। लेजी मतलब ये कि अगर इनमें से कोई भी शब्द आ जाए एडजेक्टिव के रूप में, तो जैसे अगर प्राउड आ जाए और लाइक आ जाए और उसके प्राउड आ जाए या लाइक आ जाए, लेजी आ जाए, क्रूअल आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में जो हम हेल्पिंग वर्ब कैन अथवा कुड को जो हम लगाते हैं तो उसको हम विल अथवा वुड में यूज हम करते हैं। जैसे एक वाक्य में लिखता हूं, ही इज टू प्राउड, ही इज टू प्राउड, ही इज टू प्राउड, ही इज टू प्राउड टू, he is too proud to his knowledge, his knowledge, to knowledge। अब देख लीजिए ये मेरा वाक्य है कि he is too proud अर्थात he is too proud to his knowledge, ये वाक्य है मेरा। और इस वाक्य में हमने देखा कि एडजेक्टिव के रूप में जो शब्द आया वो प्राउड आया, मतलब प्राउड, लाइक, क्रूअल, लेजी अगर किसी वाक्य में आ जाता है तो जो हम परिवर्तन करते हैं अर्थात जो हमारा टेंस का जो परिवर्तन होता है, जैसे कि अगर इज, एम, आर अगर आया हो तो कैन में, और जो वाज और वेयर जो आया हो उसको हम कुड में परिवर्तन जो कर लेते हैं, तब जब प्राउड आए, लाइक आए, क्रूअल आए और लेजी आए तो हम सहायक क्रिया तुरंत बदल देते हैं। अगर वाक्य प्रेजेंट में होगा तो कैन के जगह पर हम कैन तब न लिख करके तब विल लगाना अच्छा मानते हैं, और जहां पर कुड लगाते हैं अर्थात वहां पर हम कुड लगाना अच्छा मानते हैं। बात नहीं समझे? मैं ये कह रहा था कि अगर किसी भी सेंटेंस में रिमूव टू के किसी भी वाक्य में अगर प्राउड आ जाए और उसके बाद में लाइक आए, क्रूअल आए, लेजी आए, एडजेक्टिव के रूप में आए, मतलब टू, एडवर्ब टू के बाद में जो एडजेक्टिव आता है उसके जगह पर प्राउड, लेजी, क्रूअल और उसके बाद में लाइक अगर आ जाए तो वो सहायक क्रिया जो हम लोग कैन लिखते थे
सब्जेक्ट के बाद में जो कैन अथवा कुड लिखते थे उसके जगह पर विल अथवा वुड लगेगा। अब विल कहां लगाएंगे? अगर प्रेजेंट में होगा तो विल लगेगा, पास्ट में होगा तो वुड लगेगा। इस तरह से हम परिवर्तन, लाइए हम इसको परिवर्तन करते हैं। ही इज, हमने देखा प्रेजेंट में है ये तो विल लगेगा, अगर ये वाज रहता तो वुड लगता। ही इज सो प्राउड, ही इज सो प्राउड, इनको हटा करके दैट लगा लेंगे। अब ये ही आया, वही सब्जेक्ट यहां पर भी लग जाएगा। अब यहां पे देखते हैं टू हिज नॉलेज, ठीक, दैट, लेकिन यहां पर ये सेंटेंस थोड़ा सा परिवर्तन करके है। हिज नॉलेज एक शब्द आया, अब यहां पर जो हिज नॉलेज है अब वो उसका ज्ञान, ठीक है, तो जो उसका ज्ञान होगा, अब यहां पे हम देखेंगे टू हिज नॉलेज प्राउड ऑफ हिज नॉलेज, अपने ज्ञान, अपना ज्ञान जो होगा ये वर्ब नहीं है, ठीक, ये है, ये हमारा जो नॉलेज है ये नाउन है, वर्ब नहीं है। तो इसके भाव के अनुसार अब ये परिवर्तन होगा, ठीक। तो अभी लिखेंगे दैट ही विल नॉट, अब चूंकि विल क्यों लिखा हमने, विल चूंकि ये हमारा प्राउड आया है, विल लगेगा। ही विल नॉट एक्सप्रेस इन एक्सप्रेस बाय हिज नॉलेज या इन हिज बाय हिज नॉलेज में परिवर्तन करेंगे कि ही इज सो प्राउड, वह इतना घमंडी है कि ही विल नॉट एक्सप्रेस, वह नहीं व्यक्त करेगा बाय हिज नॉलेज, अपने ज्ञान को, या टू हिज नॉलेज, यहाँ पे हम टू भी लिख सकते हैं, अर्थात वह अपने ज्ञान को व्यक्त नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम वाक्य को बनाते हैं। अगर किसी वाक्य में प्राउड आ जाए, लाइक आ जाए, क्रूअल आ जाए, लेजी आ जाए, तो ऐसे पोजीशन पर हम इस तरह से वाक्य को बनाते हैं। अगला एक वाक्य और मैं देखता हूं इसी से रिलेटेड, एक वाक्य और मैं देखता हूं जिसमें एग्जाम्पल मेरा ये है, लिखा है द पीपुल वेयर टू लेजी टू फिनिश वर्क इन टाइम। The people were too lazy to finish in time। फुल स्टॉप, ये मेरा वाक्य है। और हमने इस वाक्य में ये देखा कि लिखा है कि पीपुल वेयर टू लेजी टू फिनिश इन टाइम। तो हमने देखा यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में लेजी आया, जब लेजी आया तो इसको परिवर्तन करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा द पीपुल, चूंकि पास्ट में वेयर लगेगा, अब टू को सो में परिवर्तन करेंगे, सो लेजी दैट, इन्वर्टेड कामा को हटा कर हम दैट लिखेंगे, दैट। अब चूंकि सब्जेक्ट लिखेंगे तो पीपुल इज सिंगुलर, सो वी राइट हियर इन सब्जेक्टिव केस दे, हमने दे लगा लिया। अब चूंकि यहाँ पे वुड होगा, वुड क्यों होगा, हम यहाँ पे कैन कुड नहीं लगाए बल्कि वुड लगाए, इसलिए वुड लगाए कि जब एडजेक्टिव लेजी हो और प्राउड हो और उसके बाद में लाइक हो, तो ऐसे पोजीशन में हम कैन कुड का यूज नहीं करते बल्कि विल अथवा वुड का करते। अगर ये पास्ट में होगा तो वुड लगेगा, अगर ये प्रेजेंट में होता तो विल लगता, लेकिन हम कैन कुड भी लगा सकते हैं, फ्री है, कैन कुड भी लगा सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम में इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि दे वुड, अब उसके बाद में फिनिश इन
टाइम। इस तरह से ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 2 भी समाप्त होता है। और मैं रूल आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग इसको घर पे बैठ करके नोट बना डालिएगा। और एक चीज और मैं बता दूं कि जो भी वीडियो मैं अब तक अपलोड कर चुका हूं उस वीडियो से संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन टेस्ट के रूप में भी मैं दूंगा, जिसको आप लोग उसका रिप्लाई मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।